जलमानव दिखाई देते हैं, फिर दो बेहद बड़े डरावने गहरे समुद्र के जीव, और अंत में आता है उनका मुखिया जो बाकी से ज्यादा इंसानी दिखाई देता है। उसके हाव भाव, चेहरा और आंखें बताती हैं कि वह उच्च बुद्धि वाली प्रजाति है। दर्शकों में बैठे साइंटिस्ट को यह देख सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगता है कि वह बिना पानी के भी आराम से सांस ले सकता है, यानी वह जमीन पर रहने की क्षमता भी रखता है। और यह बात मानव सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर संकेत थी। खामोशी के बीच इंसानी प्रतिनिधि डॉक्टर जोनाथन ने वेलकम स्पीच शुरू किया, लेकिन जलमानव लीडर ने हाथ उठाकर उसकी बात बीच में ही रोक दी। हैरानी की बात, वह साफ साफ इंसानी भाषा बोल सकता था और यह साबित करता था कि उसने इंसानों को काफी लंबे समय से गुपचुप तरीके से समझा, पढ़ा और शायद देखा है। जोनाथन तुरंत विषय बदलते हैं ताकि बातचीत पटरी पर बनी रहे। बातचीत आगे बढ़ाने के लिए इंसानी पक्ष ने जलमानवों को एक खास तोहफा दिया, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर मिलने वाला दुर्लभ हिमालयी बुरांस का फूल। इसकी खुशबू अनोखी होती है और इंसानों का मानना था कि इससे उनकी सभ्यता की श्रेष्ठता झलकेगी। लेकिन इसी बीच जलमानव ने भी अपना उपहार पेश किया, कुछ मृत जलमानव अंडे। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। उसने बताया कि ये बच्चे कभी समुद्र में आजादी से बढ़ सकते थे, लेकिन इंसानों के तेल, रसायन और गंदगी ने इन्हें सांस तक नहीं लेने दी। इस आरोप ने इंसानी साइंटिस्ट को हिलाकर रख दिया। उसने हकलाते हुए सफाई दी कि इंसान समुद्री प्रदूषण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जलमानव के चेहरे पर गुस्सा साफ था। वह उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। अचानक उसने उंगली उठाकर पीछे बैठे बार्कले की ओर इशारा किया। सबके चेहरे पर हैरानी थी कि आखिर इतना साधारण इंसान क्यों चुना गया। फिर स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया गया जिसमें बार्कले उस मृत जलमानव के लिए चुपचाप प्रेयर कर रहा था। जलमानव ने कहा कि जो इंसान मौत का सम्मान समझता है वही जीवन पर बात करने का हक भी रखता है। बार्कले खुद भी हैरान रह गया। जहां कल तक उसे कोई पहचानता नहीं था, आज अचानक पूरी दुनिया की निगाहें उसी पर टिक गई थी। तय था कि अगर बार्कले एक भी गलत बात कह देता तो दो प्रजातियों के बीच युद्ध भड़क सकता था। लेकिन जलमानवों का फैसला अडिग था। वे सिर्फ उसी की राय सुनना चाहते थे। बार्कले घबरा गया। उसके पास तो ढंग का कोट पैंट भी नहीं था, लेकिन जलमानव लीडर ने उसे भरोसा दिलाया, तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी भी इंसानियत जिंदा है। बार्कले ने फिर भी कहा कि वह पूरे मानव समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, वह तो बस एक छोटा सा एम्प्लॉय है। प्रतिनिधि ने तुरंत कहा कि इसी वजह से बातचीत दुनिया की नजरों के सामने होनी चाहिए ताकि साबित हो सके कि आम आदमी की आवाज भी मायने रखती है। लेकिन केट को इससे खतरा दिखा। इतना बड़ा डायलॉग पूरी दुनिया खुला छोड़ना उनकी रणनीति के खिलाफ था। अगले दिन तय हुआ कि बातचीत का प्रसारण नहीं होगा और केवल 50 पत्रकारों को रिकॉर्डिंग की इजाजत दी जाएगी। बार्कले को चेतावनी मिली कि वह सिर्फ स्क्रीन पर लिखी लाइनों को पढ़े, कुछ भी नया न बोले। जैसे ही पानी से भरा टैंक दोबारा जगमगाया, जलमानव फिर सामने था। बार्कले ने घबराहट पर काबू पाते हुए पहले वाले स्वागत शब्द सहजता से पढ़ दिए, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, जलमानव लीडर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसने एक साधारण सा अनुरोध रखा, उसे नदी का पानी चाहिए। आदेश तुरंत पारित हुआ और कुछ ही मिनटों में एक गिलास पीला बदबूदार नदी का पानी बार्कले के हाथों में था। इसके बाद अगली मांग रखी गई। बार्कले उस पानी को वहीं के वहीं पी ले। गिलास में तैरते पीले कण देखकर बार्कले का चेहरा उतर गया। स्क्रीन पर दिख रहे निर्देशों ने तुरंत उसे एक जवाब सुझाया, पहले पानी को साफ किया जाए फिर पिया जाए। साथ ही उसने प्रदूषण नियंत्रण की योजनाओं का जिक्र शुरू कर दिया। लेकिन जलमानव लीडर फिर भड़क उठा। उसने कहा कि उसे राजनेताओं जैसी बातें नहीं चाहिए और बार्कले को किसी कठपुतली की तरह स्क्रिप्ट पढ़ते देखना भी उसे मंजूर नहीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद बार्कले ने फैसला किया। उसने ईयरपीस